नमस्कार। आज हम हिमालय की गोद में बसे एक बहुत ही खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसे अक्सर देवभूमि भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, देवताओं की भूमि। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो उत्तराखंड देवभूमि का परिचय नाम के स्रोत पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ तथ्य न दोहराएं, बल्कि इस राज्य की जो एक अनोखी पहचान है उसे समझें। तो शुरू करते हैं इसकी स्थापना से। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून जो शीतकालीन है, हाँ। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। हाँ, ये शायद इसलिए कि राज्य के जो 2 मुख्य क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, दोनों को एक तरह से साधा जा सके। हो सकता है। और यहाँ हिंदी तो है ही, साथ में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं भी काफी बोली जाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए देखते हैं स्रोत इसके भूगोल के बारे में क्या कहता है। पहाड़ तो होंगे ही, जाहिर है। बिल्कुल, हाँ, पहाड़ तो हैं ही। मतलब भूगोल ही यहाँ की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्रोत बताता है कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस दिव्यता की भावना से भी जुड़ी हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि गंगा और यमुना, भारत की सबसे पवित्र नदियां, उनका उद्गम यही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और इसी वजह से शायद इस भौगोलिक बनावट ने यहाँ की जैव विविधता को भी इतना समृद्ध बनाया है। स्रोत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिक्र है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो। बिल्कुल, कॉर्बेट पार्क और फूलों की घाटी जैसी जगह है। ये सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से ही अहम नहीं है, ये जो नाजुक हिमालयी इकोसिस्टम है उसके संरक्षण के लिए भी बहुत जरूरी है। सही कहा। हाँ, तो स्रोत एक तरह से इशारा करता है कि ये जो प्राकृतिक धरोहर है, ये उत्तराखंड की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सही है। अच्छा, इस प्राकृतिक सुंदरता से आगे बढ़ें तो उत्तराखंड की शायद सबसे बड़ी पहचान इसकी आध्यात्मिकता है। 4 धाम यात्रा का जिक्र तो सबने सुना ही होता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हाँ, और स्रोत यही कहता है कि यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये तो इस क्षेत्र की संस्कृति और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। अच्छा जी। इसके अलावा हरिद्वार है, ऋषिकेश है। हरिद्वार तो खैर कुंभ मेले के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और ऋषिकेश ने तो विश्व की योग राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। हाँ, वो तो है, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ। जी, योग और ध्यान सीखने। और हेमकुंड साहिब भी है, सिख धर्म में उसका बहुत ऊंचा स्थान है। तो आध्यात्मिकता यहाँ के लोगों के जीवन में काफी गहराई तक रची बसी हुई है। हाँ, स्रोत स्थानीय संस्कृति जैसे त्योहारों के बारे में कुछ बताता है। हरेला जैसे त्योहारों का जिक्र है। ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये असल में स्थानीय समुदायों को आपस में जोड़ने और उनकी जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखने का एक जरिया है। इन त्योहारों में आपको वहां की लोक कला, संगीत, रहन सहन, सबकी झलक मिल जाती है। अच्छा, लेकिन उत्तराखंड सिर्फ शांत और आध्यात्मिक जगह ही तो नहीं है, यहाँ एडवेंचर टूरिज्म भी तो बहुत पॉपुलर है ना? बिल्कुल, जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, वो रोमांच पसंद करने वालों के लिए तो एक तरह से स्वर्ग है। स्रोत में खासकर औली का जिक्र है। उसे भारत के बेहतरीन स्कीइंग डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। अच्छा, औली। हाँ, और रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश तो बहुत ही मशहूर है। तो ये सारी गतिविधियां भी अब पर्यटन का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। और मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे हिल स्टेशन तो हैं ही, वो तो हमेशा से ही लोकप्रिय रहे हैं। हाँ, वो तो ब्रिटिश काल से ही अपनी सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाने जाते हैं, और आज भी बहुत सारे टूरिस्ट वहां जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ योग ध्यान के लिए ऋषिकेश है, दूसरी तरफ औली में स्कीइंग है, नैनीताल में झीलें हैं। पर्यटन के कई अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। सही है, ये सब तो ठीक है, पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है? अर्थव्यवस्था के बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर है। एक तो पर्यटन, जिसकी हमने बात की, और दूसरा कृषि। कृषि? पहाड़ों पर? हाँ, यहाँ की जो सीढ़ीदार खेती है और बागवानी, खासकर सेब और दूसरे फल, वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और खास बात है। क्या? यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियां और सुगंधित पौधे, इनका पारंपरिक दवाइयों में तो इस्तेमाल होता ही है, आजकल की इंडस्ट्रीज में भी इनका काफी महत्व है। अच्छा। और वो हाथ से बनी चीजें, ऊनी कपड़े, उनका भी जिक्र है शायद? जी हाँ,
लकड़ी का काम है, ऊनी शॉल हैं, स्वेटर हैं, ये सब यहाँ के पारंपरिक उद्योग हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि अब राज्य इको टूरिज्म और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी ध्यान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। हाँ, ताकि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आर्थिक विकास हो सके। तो ये कुछ नए रास्ते हैं जिनमें मौके भी हैं और जाहिर है चुनौतियां भी हैं। सही है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी तो उत्तराखंड का योगदान है। कुछ बड़े संस्थानों का नाम लिया है स्रोत ने। जी, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA है, जो देश को सैन्य अधिकारी देती है। वहीं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, वो वानिकी अनुसंधान में देश का एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, FRI का नाम तो सुना है। और पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। वो कृषि शिक्षा और रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये संस्थान भी राज्य को एक अलग बौद्धिक पहचान देते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि या पहाड़ों का राज्य ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रकृति, आध्यात्मिकता, रोमांच, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि ज्ञान का एक बड़ा ही जटिल और दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ गहरी आस्था भी है तो आधुनिक रोमांच भी, पारंपरिक जीवन शैली भी दिखती है, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी यही हैं। स्रोत हमें यही दिखाता है कि ये जो विविधता है और शायद ये जो संतुलन है, यही उत्तराखंड की असली खासियत है। सही कहा। और यहाँ से इस पूरी चर्चा से एक सवाल सा मन में आता है, जिस तरह उत्तराखंड अपनी नाजुक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही विकास के नए मॉडल जैसे इको टूरिज्म को अपनाने की कोशिश कर रहा है, अंतिम विचार श्रोता के लिए। तो क्या इस देवभूमि का जो अनुभव है और यहाँ के जो प्रयास हैं वो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चुनौतियों से जूझ रहे दुनिया के दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई सबक या कोई प्रेरणा बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।